हाय दोस्तों, नमस्कार। क्वालिटी 2020 का ये चैनल आपका स्वागत करता है और मैं हूं आपके साथ आशीष। दोस्तों, कर वसूलने का एक तरीका होता था पहले ज़मीन से। उसमें आप स्थायी बंदोबस्त को भी देखोगे और रैयतवाड़ी को भी देखोगे, महालवाड़ी को भी देखोगे। तो ये डिफरेंट तरीके थे जिस तरीके से कर वसूला जाता था। मैं थोड़ा तुमसे इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ कि स्थायी बंदोबस्त क्या है, इसको मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम तुमने सुना होगा। ये एक तरह से जनक कहें स्थायी बंदोबस्त के तो कहना गलत नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके पहले कर नहीं वसूला जाता था, कोई प्रणाली नहीं थी, बिल्कुल थी दोस्तों। अच्छा, स्थायी बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं। अगर तुमसे पूछा जाता है कि क्या इसका दूसरा नाम इस्तमरारी बंदोबस्त है, स्थायी बंदोबस्त, तो हाँ, बिल्कुल है। ये ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, ये जो स्थायी बंदोबस्त था दोस्तों, कहाँ लागू किया गया था? मैं तुम्हें बताता हूँ। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसको याद रखना। बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में 3 जगहों पर स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया। इसमें बेसिकली होता क्या है, एक तरह से जो पहले जो कर वसूला जाता था तो बंगाल में, तो ठेकेदारी की व्यवस्था के द्वारा उस कर को वसूला जाता था। अब इसलिए जब हेस्टिंग्स के बाद आपके कॉर्नवालिस आते हैं, वारेन हेस्टिंग्स के बाद जब आपके कॉर्नवालिस आते हैं, तो उन्होंने सोचा कि यार इसको कैसे सुधारा जाए, इस व्यवस्था को कैसे सही किया जाए। तो इस्तमरारी बंदोबस्त या फिर कहा जाए स्थायी बंदोबस्त की प्रक्रिया को उन्होंने अपनाया, इस चीज़ को लागू किया। और एक बंगाल की जो जमींदारों के बीच में जो कर को वसूलने की जो एक स्थायी व्यवस्था की सहमति इन्होंने बनवाई कि भाई जमींदार हैं, किसान सीधे न दे, किसान सीधे टैक्स न दे, टैक्स जो दे वो जमींदार दे, वो कलेक्ट करे किसानों से और वो उसको ईस्ट इंडिया कंपनी तक पहुंचाए। जैसे मैं ये कहूँ कि 1/11 हिस्सा जमींदार रख ले, 10/11 हिस्सा कंपनी को दे दे, ऐसी कुछ व्यवस्था उन्होंने अपनाई। अब जैसे रैयतवाड़ी होता है, तो रैयतवाड़ी में मेन चीज़ क्या होती है, इस व्यवस्था की रैयतवाड़ी की मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है कि किसानों से टैक्स लिया जा रहा है। किसान है वो टैक्स को दे रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को सीधे दे रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं स्थायी बंदोबस्त की, तो किसान से कलेक्ट कर रहा है जमींदार और जमींदार उसको कलेक्ट करके दे रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी। कुछ पॉइंट आउट मैंने चीज़ें और करी हैं, मैं आपको बताता हूँ। 22 मार्च 1793 को लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इस व्यवस्था को लागू किया गया। अच्छा, इससे मैं 3 साल पहले चलता हूँ, 1790, और 1790 से मैं 25 साल पहले और चलता हूँ। तो दोस्तों, 25 साल पहले मैं जाऊँ तो 1765 के अराउंड में आता हूँ। हाँ, तो 1757 में आप देख रहे हो प्लासी का युद्ध होता है। 1764 में अगर मैं आता हूँ तो बक्सर का युद्ध होता है। 1765 में एक तरह से दीवानी के जो राइट्स हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी को बक्सर के युद्ध के बाद मिल गए थे। हाँ, बिल्कुल मिल गए थे। अब टैक्सेशन कैसे लागू किया जाए, टैक्स को कैसे वसूला जाए, ये सब चीज़ों को कंट्रोल कैसे किया जाए, अब जाहिर सी बात है इस पर चर्चा होगी। तो एक बंदोबस्त को 25 साल के लिए लागू किया गया, 1765 से लेकर 1790 तक। ये 25 साल तक एक कलेक्शन हर साल प्रतिवर्ष कैसे किया जाएगा, बंदोबस्त की एक प्रक्रिया उन्होंने अपनाई। और तब ये मांग उठती रही कि इस बंदोबस्त को स्थायी बंदोबस्त के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। तो जब 1790 दोस्तों आता है, तो 1790 में जो बंगाल का गवर्नर की बात करूं तो वो क्या करते हैं, इसको 25 साल के बाद 10 साल के लिए रिन्यू करते हैं। लेकिन जब 1793 में आपके कॉर्नवालिस आते हैं तो इसको एक टीम बैठाते हैं अपनी पूरी, और उसके बाद ये डिसाइड करते हैं
कि इसको स्थायी बंदोबस्त का स्वरूप में इसको चेंजेस ले आते हैं। अच्छा, इसमें दो नाम बड़े ही इंपॉर्टेंट आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक राजस्व बोर्ड के प्रधान थे, उनका नाम था सर जॉन शोर, ठीक है। और रिकॉर्ड कीपर थे, जिसको हिंदी में अभिलेखपाल भी कहेंगे, वो थे जेम्स ग्रांट। दो नाम फिर आ रहे हैं आपके सामने, एक आ रहा है सर जॉन शोर का नाम आ रहा है, ओके। दूसरा नाम अब जो आपका आ रहा है वो जेम्स ग्रांट का आ रहा है। तो जो सर जॉन शोर है वो राजस्व बोर्ड के प्रधान हैं, इट्स ओके, क्लियर हो गया बात। राजस्व बोर्ड के प्रधान सर जॉन शोर, और अभिलेखपाल हैं यानी कि रिकॉर्ड कीपर जो हैं वो जेम्स ग्रांट हैं। इन दोनों का लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ एक लंबा विवाद चलता है, ठीक है। लंबा विवाद इसीलिए चलता है कि उनका एक अपना एक अलग मत होता है और कॉर्नवालिस का एक अपना अलग मत होता है। अब दोस्तों जो विवाद थे, अच्छा विवाद किस पॉइंट्स पे थे ये मैं बाद में बताता हूँ आपको। एक चीज समझो, बेसिक चीज, कि इसमें क्या किया, कॉर्नवालिस ने जो जमींदार हैं उनको भूमि का स्थायी स्वामी मान लिया, भूमि का जो स्थायी स्वामी मान लिया कॉर्नवालिस ने, और वंशानुगत ये व्यवस्था कर दी गई। मतलब लड़का खत्म होगा, पिता खत्म होगा तो लड़का उसकी भूमि को कैप्चर कर लेगा, फिर आगे वो कर वसूलेगा। ये चीज इन्होंने लागू करी। अब बंगाल में सबसे पहले जो कैसे कर वसूला जाए, उसमें स्थायी बंदोबस्त जो लागू किया तो उसमें 3 पॉइंट निकल के आ रहे थे। वो 3 पॉइंट क्या थे? पहली चीज कि जमींदार या फिर कृषक किसके साथ इस व्यवस्था को लागू किया जाए, कि कृषक दे रहा है पैसा या फिर जमींदार आके दे रहा है। पॉइंट नंबर 2, कंपनी को भूमि की उपज का कितना भाग मिलना चाहिए, इस बात को लेकर भी डिस्प्यूट था। किसके किसके बीच, मैंने आपसे बताया, सर जॉन शोर, जेम्स ग्रांट, ये 2 हैं, और कॉर्नवालिस अलग है, तो उनके बीच में इस चीज का विवाद है। तीसरा कि भूमि व्यवस्था ये अस्थायी होनी चाहिए, स्थायी नहीं होनी चाहिए। जो जाहिर सी बात है कि जो रिकॉर्ड कीपर हैं, अभिलेखपाल हैं, वो कह रहे हैं पहले हमें पूरा जमीन का पूरा रिकॉर्ड एक जगह पे संगठित करना है पूरा, फिर उसका एनालिसिस करके फिर इस व्यवस्था को लागू किया जाए। अब राजस्व बोर्ड के प्रधान जो सर जॉन शोर, उनके भी एक अलग मत है। तो इन सब 3 पॉइंट को लेकर के कि जमींदार या कृषक किसके साथ व्यवस्था करनी है, स्थायी स्वामी मानना है या नहीं मानना जमींदार को, और ये व्यवस्था 10 वर्षों के लिए हो, और साथ में कंपनी को कितना हिस्सा कृषि उपज का कर के रूप में, टैक्स के रूप में दिया जाए। तो इन पॉइंट्स को लेकर के इनका विवाद था, लेकिन अल्टीमेटली 1793 की मैं अगर बात करता हूँ तो कॉर्नवालिस ने ये व्यवस्था पूरी तरह से लागू कर दी। अब मैं थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ जाऊँ डिटेल में कि ये व्यवस्था सफल थी कि नहीं थी, तो मैं सफल नहीं मानूंगा। कई इतिहासकार इसको सफल नहीं मानते, मैं क्या नहीं मानूंगा, कई इतिहासकार ही इसको सफल नहीं मानते। उस पर कभी और चर्चा कर लेंगे, लेकिन बेसिकली मैंने बताया कि स्थायी बंदोबस्त आपका था क्या। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए कि 31 मार्च को आपको टैक्स जमा करना है, तो इन जमींदारों को, सपोज मैं एग्जाम्पल है बता रहा हूँ कि 31 मार्च की डेट डिसाइड की गई, तो उस 31 मार्च के सूर्यास्त तक इन जमींदारों को वो पैसा जमा कर देना है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में। अगर आप ऐसा कर नहीं पाते हैं तो आपको फिर भूस्वामी नहीं माना जाएगा। ये पेनल्टी की तरह से इसको देखा जाए तो गलत नहीं होगा, तो इसको सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है। अच्छा, इस पद्धति को जागीरदारी भी कहते हैं, मालगुजारी भी कहते हैं, और बिस्वेदारी भी कहते हैं। बिस्वेदारी, मालगुजारी और जागीरदारी, स्थायी बंदोबस्त। और एक नाम मैंने आपको पहले ही बताया था, इस्तमरारी। तो मुझे लगता है ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।